दोस्तों, ऑथर और जीन डुपरोल्ट हमेशा से ही अपने बच्चों को अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन छुट्टियों पर ले जाना चाहते थे। लेकिन सपना सच होने की बजाय एक दुस्वप्न में बदल गया जब इस यात्रा में 5 लोगों के परिवार से सिर्फ एक ही जिंदा वापस लौट पाया। एक 40 वर्षीय डॉक्टर ऑथर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट थे और अपनी पत्नी जीन के साथ विस्कॉन्सिन में रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, 14 साल का ब्रायन, 11 साल की टेरी जो और 7 साल की रेनी। इस दंपत्ति ने पैसे बचाए थे और एक 60 फुट लंबी नौका ब्लू बेल को एक हफ्ते के लिए किराए पे लिया था। 8 नवंबर 1961 को परिवार फ्लोरिडा से ब्लू बेल पे बहामस जाने के लिए चढ़ा। इस नाव की कप्तानी कर रहे थे एक 44 वर्षीय एक्स एयरफोर्स पायलट जूलियन हार्वी और उनके साथ थी उनकी 6वीं पत्नी 34 वर्षीय मैरी। पहले 4 दिन सब ठीक चलता रहा और परिवार छोटे टापुओं पर रुकता रहा और मजे करता रहा। बच्चे इस ट्रिप को बहुत एंजॉय कर रहे थे। परिवार को यह पता ही नहीं था कि कप्तान जूलियन हार्वी पैसों की कमी से जूझ रहा था और उसने अपनी 6वीं शादी के तुरंत बाद ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी बीवी के नाम से निकाली थी। वो इस यात्रा के दौरान मैरी को मार डालना चाहता था ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। 5वीं रात को सब ठीक चल रहा था कि तभी टेरी ने नीचे अपने कैबिन में जाकर सोने की सोची। लगभग आधी रात को उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कुछ तो समस्या है और वो अपने कैबिन से निकलकर ऊपर डेक की तरफ भागी। डेक पर उसने देखा कि खून से लथपथ उसका भाई पापा बचाओ चिल्ला रहा था। टेरी को यह पता ही नहीं था कि वो अपने भाई की आवाज़ आखिरी बार सुनने वाली थी। एक्चुअली उस रात हार्वी मैरी को मारना चाहता था, लेकिन मैरी उस पर भारी पड़ी और उसके चिल्लाने पे डॉक्टर ऑथर वहां पहुंच गए। हार्वी, जिसके सर पे खून सवार था, डॉक्टर ऑथर के वहां पहुंचने से पहले वो मैरी को मार चुका था और उसके बाद उसका भेद न खुल जाए उसने डॉक्टर ऑथर, जीन और उनके दोनों बच्चों को भी चाकुओं से गोद डाला। हार्वी ने जैसे ही टेरी को डेक पे देखा तो उसने उसे चिल्ला के नीचे जाने को कहा। टेरी को अब ये लगने लगा था कि उसके परिवार के बाद उसी का नंबर है। वो नीचे अपने कैबिन में चली गई और सर पे चद्दर ओढ़ के सोने का नाटक करने लगी। इसके बाद हार्वी ने सारे सी वॉल्स खोल दिए और नाव में पानी भरने लगा। पानी टेरी के कैबिन में भी आ गया था। तभी हार्वी उसके कैबिन में आया और टेरी को सोता हुआ देख वो वापस चला गया। पानी कैबिन में भर रहा था तो टेरी ने डेक पे जाने की सोची। डेक पर उसने देखा कि हार्वी ने लाइफ बोट पानी में उतार दी है और जैसे ही उसने टेरी को देखा तो हार्वी ने उसे बोट की रस्सी पकड़ने को कहा और वो कुछ ढूंढने लगा। टेरी को लगा कि वो कोई हथियार ढूंढ रहा है तो उसने रस्सी छोड़ दी। ये देख हार्वी आग बबूला हो गया और पानी में छलांग लगा दी। कुछ तैरने के बाद उसने वो नाव पकड़ ली और गायब हो गया। टेरी, जो अब उस डूबती नाव में अकेली थी, उसने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटी सी कॉर्क ट्यूब किसी तरह से डेक से निकाली और उस पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो नाव पानी में ओझल हो गई। अगले दिन हार्वी को कोस्ट गार्ड वालों ने बचा लिया। उसने अपने साथ रेनी की लाश भी रखी हुई थी। उसने पुलिस से कहा कि नाव का पाल टूट गया था और नाव पे ही गिर गया था, जिसकी वजह से आग लग गई थी जिसमें सारे लोग मारे गए और उसने रेनी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा ना सका। इधर टेरी एक छोटी सी ट्यूब में 4 दिन तक बिना खाए पिए थी। रात को उसे हाइपोथर्मिया का डर था और सुबह सनबर्न का। खैर, भगवान ने उसकी सुन ली थी और चौथे दिन एक ग्रीक जहाज ने उसे देख लिया। उसे जब डेक पे लाया गया तो उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी और वो बेहोश हो गई और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही ये खबर अखबार में छपी तो लोग उन्हें समुद्र का अनाथ कहने लगे और लगभग हर अखबार में उनकी खबर छपी। कहीं और जूलियन हार्वी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने होटल सैंडमैन में अपनी ही हाथ की नस काट ली और आत्महत्या कर ली। टेरी धीरे धीरे ठीक हो गई और अपनी चाची और उनके 3 बच्चों के साथ रहने लगी। उन्होंने अपना नाम टेरी डुपरोल्ट से बदलकर टेरी फासबेंडर रख लिया ताकि वो अपना दर्दनाक पास्ट भूल सकें। लगभग सारी जिंदगी चुप रहने के बाद उन्होंने 1988 में एक शो में खुलकर अपनी कहानी बताई। उनके काउंसलर रिचर्ड लोगन ने उनका बहुत साथ दिया और उन्हें अपने संस्मरण लिखने को कहा। टेरी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ऑर्फन्ड ऑन द ओशन। धन्यवाद।